एंड वेलकम गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। कल थोड़ा सा नेमिंग में मैंने गलत कर दिया था, वो चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था और मैंने नाम दे दिया था चैप्टर नंबर 7, जो थोड़ी सी तो गलत बात है, पर कोई नहीं जी, है ना। हमने काम की बात सारी कर ली है, तो चिंता वाली बात है नहीं। आज चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 9 जो है वो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास एक्चुअली में यहाँ पर दो चैप्टर है, एक तो जेनेटिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और जैव विकास जो है इसको इंग्लिश में इवोल्यूशन कहा जाता है। पर क्योंकि क्लास 10th है, ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी नहीं जा सकती है, बहुत सारा कोर्स आपको पढ़ना रहता है ना, तो इस चक्कर में यहाँ पर चीज़ों को कम लिमिटेड दिया हुआ है और दोनों चैप्टर को एक साथ मिला करके दे दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल भी होते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं सारे ऑब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करके जाना सारे, है ना, एग्जाम से पहले ताकि जो आपको है ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहे। पहला सवाल मैंने लिया कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया। पहली बात तो मेंडल ने काम जो किया वो मटर के पौधे पे किया, इस वाली बात अब सबको ही आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। और इसको मटर का मैंने बोटनिकल नाम भी बताया था, पाइजम सेटाइवम। ये बार बार क्यों बताते हो सर? क्योंकि एग्जाम में बार बार जो आ रहा है, ताकि आप एग्जाम में भूलो मत, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मटर के कितने गुणों का उन्होंने अध्ययन किया। वैसे तो बहुत सारा किया, पर जो जिसके उसने डॉक्यूमेंट वगैरह बनाई, जिस पे बातें की, जिस पे बातें लिखी उन्होंने, तो वह है 7। तो मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया? 7। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ग जो है वो जाएगा सही, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आता बहुत है। निम्न में कौन प्रभावी लक्षण है? प्रभावी मतलब डोमिनेंट बोलते हैं, मतलब जैसे मान जाओ एक लंबा है और एक नाटा है, बौना है, तो यहाँ पर मेंडल ने बोला जो लंबा है वो एक प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट है, यानी जो छोटा वाला है उसको वो क्या कर देगा? दबा देगा, रिसेसिव बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लंबा वो है प्रभावी लक्षण। अच्छा, मेंडल ने जो लंबाई का लिया तो कैपिटल टी लिया यानी लंबाई को दर्शाने के लिए, और स्मॉल टी लिया बौनापन को दर्शाने के लिए, ठीक है। अपनी जेनेटिक्स से थोड़ा भी पढ़ा होगा तो थोड़ा तो आइडिया होगा इसे। देखो अगला क्वेश्चन वही है कि मेंडल के प्रयोग में जो कैपिटल टी है वो दर्शाता है क्या? प्रभावी लक्षण, लंबाई। तो इसका मतलब मैंने देखा कि लंबाई तो दर्शाता ही है, और लंबाई जो है वो कौन सा लक्षण है? प्रभावी लक्षण भी है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता था इस दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही जाएगा, क और ख दोनों, ठीक है। तो कैपिटल टी हो गया प्रभावी लक्षण और लंबाई के लिए, और स्मॉल टी जो लिया वो लिया हम लोग मेंडल ने मतलब लिया था बौनापन को दर्शाने के लिए। तो अगर कोई प्लांट में कैपिटल टी है तो प्लांट लंबा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी है तो देखो, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? प्रभावी लक्षण है, तो स्मॉल टी को बेचारा बोलने ही नहीं देगा, तो ये भी लंबा ही होगा। स्मॉल टी होगा तब प्लांट जो है वो बौना यानी छोटा प्लांट होगा, ठीक है। तो ये है मेंडल का प्रभावी और अप्रभावी लक्षण और गुण की बात। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या हुआ? जीन अवस्थित होते हैं, जीन की कहाँ है यार? जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ पे अवस्थित होता है? तो जीन जो अवस्थित होता है सेल के अंदर, केंद्रक जो है, केंद्रक न्यूक्लियस में, वहाँ होता है जीन अवस्थित, ठीक है। साइटोप्लाज्म में नहीं होता है। जीन कहाँ अवस्थित होता है? केंद्रक में, ठीक है, न्यूक्लियस में। अगला सवाल देखेंगे फटाफट से, जो काफ़ी सिंपल है, एग्जाम में आता है, तो वो है कि मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है? गुणसूत्र देखते हुए आप इमोशनल मत हो जाना कि अरे बाबा गुणसूत्र पूछ रहा है, कूद करके आंसर 46 लगा दिया, बाद में लगे रोने क्योंकि आपने कर दिया है गलत, ठीक है। मानव में गुणसूत्र की संख्या नहीं पूछ रहा है, ये लिंग गुणसूत्र की संख्या पूछ रहा है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि गुणसूत्र जो टोटल है 46 है। गुणसूत्र कितना होता है? 46, 46 में 44 को तो हम लोग कहते हैं ऑटोजोम, और दो जो रहता है वो एक्स होता है फीमेल में और XY होता है मेल में, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, हिंदी में कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी हुई? ओनली 2 है, 46 नहीं है। ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कैसी लगेगी, उसके बाद ना डिसाइड करोगे जी। ठीक है। अगला देखो, ऐसी विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है कहलाती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ गुण है जो ट्रांसफ़र हो गया है, तो ऐसी विभिन्नता को हम लोग क्या कहेंगे? गुण। मतलब गुण तो वही गुण ट्रांसफ़र हो रहा है, साथ में वेरिएशन भी तो आ रहा है, वेरिएशन भी आ रहा है ना भाई। आपके पेरेंट्स जो आपके फादर की लंबाई है, तो एग्जैक्ट उसके बच्चे आपकी लंबाई उतनी ही है क्या? नहीं, थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है, चाहे तो आप लंबे हो गए हो, या एग्जैक्ट सेम भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। बहुत सारा गुण है जो थोड़ा सा पेरेंट्स तो डिफरेंट होता है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं वेरिएशन, विभिन्नता। तो विभिन्नता, ऐसी विभिन्नता को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता, और जननिक विभिन्नता भी कहलाता है, क्योंकि जनन से रिलेटेड है। हालांकि इसको मैंने डिटेल में यहाँ पर लिया नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशन एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो दोनों तरह कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा घ, ठीक है।
ठीक है। एक बार सुनो आप, अगर किसी का बाप जो है वो डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर पैदा लेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसी विभिन्नता को बोलते हैं कायिक विभिन्नता। खैर हटाओ, वो कायिक वगैरह मत समझो आप, वो सोमेटिक वेरिएशन वगैरह होता है, पर आप जेनेटिक और अनुवांशिक सेमी टाइप का हो गया है ना, वो जो डिफरेंस आता है। अगला सवाल है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन था। अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकटतम संबंधी था वो है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, तो आंसर जो है चिंपैंजी। अफ्रीका का जो मानव है, अफ्रीका जो लोग हैं, वहाँ की जो सिमिलरिटीज़ मिलती है जो चिंपैंजी से, वो बहुत ज़्यादा है। जो चिंपैंजी का डीएनए देखा गया और अफ्रीका का लोगों का डीएनए जो देखा गया, दोनों में लगभग 98%, ज़्यादा ही था शायद, 98.6% यहाँ पर सिमिलरिटीज़ देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है और वो ये है कि मेंडल ने किस पौधे पे काम किया। तो ये वाली बात तो शायद आपको आता होगा, नहीं आने तो चाहिए, इतनी बार तो हो चुकी है बात है। मेंडल ने किस पौधे पे काम किया भाई, तो मेंडल ने जो काम किया वो किया उड़हल के पौधे पे। गलत बात है। साधारण मटर, पाइजम सटाइवम, पाइजम सटाइवम नाम है इसका पूरा बोटनिकल नेम। ठीक है। जैव विकास में कौन सा गुण मुख्य भूमिका निभाता है। मुख्य मतलब मेन रोल कौन सा निभाता है। अनुवांशिक गुण, उपार्जित गुण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जैव विकास है, इवोल्यूशन, ये चैप्टर का नाम है ना, जैव विकास। जो मनुष्य में विकास हो रहा है। सांप देखेंगे, पहले सांपों को पैर हाथ होता था, अब सांपों में, बहुत सारे सांप में पैर हाथ नहीं होता है, क्योंकि पहले वो पकड़ा चले जाता था, जंगल में फंस जाता था, जब उसके पास उसके पीछे उसका शिकारी होता था, तो धीरे धीरे उसने पैर को समेटने लग गया, हाथ को समेटने लग गया। इसी बात को हम लोग बोलते हैं जैव विकास। तो जैव विकास में कौन सा गुण जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है, वो है अनुवांशिक गुण। ठीक है। अगला देखो जरा, अगला है जीव की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था। तो जीव की उत्पत्ति से पहले जो पृथ्वी का वातावरण था वो काफ़ी गर्म था। ठीक है, वहाँ पर फिर पानी जो था वो भाप बनने लग गया, फिर बारिश, निरंतर लगातार बारिश होने लग गई, बारिश होने से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, और जो वहाँ का कंडीशन था वो रिडक्शनल इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी अपचायक था। याद रखना, अपचायक। मौसम कैसा था, वहाँ का वातावरण कैसा था, अपचायक। देखो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, अदरवाइज आपको भी शायद मन नहीं लगेगा ना। हाँ, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात और समरूप, दो अंग आपको एग्जाम में जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह आता है। एक तो समजात अंग और एक होता है समरूप अंग। तो समजात अंग वो अंग होता है जिनका जो ओरिजिन है, जिसकी उत्पत्ति जो है वो सेम है। अभी किसके बारे में कह रहा हूँ, समरूप के बारे में नहीं, अभी समजात के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। समजात अंग वो अंग होता है जिसकी उत्पत्ति तो सेम है, पर काम समय के साथ अलग अलग हो गया है। जैसे हम लोग का हाथ और गाय का हाथ, दोनों का हाथ समजात है, ठीक है, दोनों की उत्पत्ति एक ही टाइप की है, पर दोनों का काम अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे अंगों को बोलते हैं लोग समजात अंग। पर समरूप अंग कौन सा अंग होता है, वो सारा अंग जिनकी उत्पत्ति तो अलग अलग है पर काम एक जैसा हो गया है, काम एक जैसा हो गया है। एग्जाम्पल के लिए कीट का पंख और चमगादड़ का पंख। कीट का पंख और चमगादड़ का पंख जो है वो हम लोग को एक तरह का लगता है, पर दोनों का जो है ओरिजिन, उत्पत्ति, वो अलग अलग है। तो ऐसे अंग को बोलते हैं समरूप अंग। पर यहाँ समजात का एग्जाम में पूछा था, तो इसका हो जाएगा हमारा हाथ एवं कुत्ते के अग्रपात जो है वो है समजात अंग का उदाहरण। ठीक है। अगला है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी कोई जीव है तो उसका जीनी संरचना क्या कहलाएगा। किसी भी जीव का जीनी संरचना जो है क्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब एक प्लांट लंबा है, प्लांट क्या है, चलो प्लांट को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये प्लांट लंबा है और उसके बगल में एक प्लांट बौना है। तो अब दोनों प्लांट का जो जीन है वो अलग अलग होगा, इसका जीन अलग अलग होगा। तो लंबा है तो लंबा को हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। बौना है तो स्मॉल टी। तो ये जो जीनी संरचना है, जीनी संरचना, जैसे लंबा प्लांट के लिए हमने कहा कि कैपिटल टी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन प्रारूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीन प्रारूप। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है जीनोटाइप। क्या कहा जाता है, जीनोटाइप। तो आपको ये भी हिंदी में लिख करके आ सकता है, जीनोटाइप। और लक्षण प्रारूप उसको बोलते हैं फिनोटाइप। प्लांट लंबा दिख रहा है साफ साफ, ये है लक्षण प्रारूप, जो दिख रहा है, फिनोटाइप। ठीक है भाई, चलो बस तीन ही क्वेश्चन रह रहे हैं, फटाफट से देख लो वो भी आप। जीवों में वंशागत, अरे यार, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है कौन सा, इसमें से ऑप्शन सही है जो निर्धारण करता है वंशागत गुणों को। ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर पहला क, जीन। ठीक है, जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होता है, डीएनए में। सॉरी, डीएनए देखो, ये होता है क्रोमोसोम समझते हो, क्रोम एक लंबा सा धागा होता है, वो धागा इसे लपेट के रहता है, उसको हम लोग क्रोमोसोम कह देते हैं। क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट जो लंबा है, इसे को डीएनए कहते हैं। डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है, डीएनए का पूरा धागा काम नहीं करता है, कुछ कुछ जगह ही काम करता है। मान लो यहाँ से यहाँ काम कर रहा है, तो इसी फंक्शनल क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। याद है, आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन, डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। चलो यार, ठीक है। अगला देखो, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया। इसमें क्या है, लास्ट क्वेश्चन देख लो जरा। मेंडल के एकल संकरण के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप
यानी फिनोटिपिक का अनुपात क्या था। देखो F2 पूछ रहा है और एकल संकरण पूछ रहा है। देखो अब आपको पढ़ना है एकल संकरण और द्विसंकरण। ध्यान से एक बार देख लो। एकल संकरण में अगर F2 में पूछे कौन सा लक्षण प्रयोग यानी फिनोटाइप, मैं बता ही देता हूँ सारा। F2 जनरेशन में कहाँ लिखूँ, मैं नीचे बताता हूँ, एक बार समझ लो ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। एकल एकल संकरण है। कैसा संकरण है? एकल संकरण है। संकरण कैसा है? एकल संकरण, इसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एकल संकरण है। और एक होता है द्विसंकरण। द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकरण, कलम ही नहीं चल रहा यार। द्विसंकरण। तो इसका जो F2 जनरेशन में है, F2 में है, अगर बोले जो लक्षण जीन क्या लक्षण प्रयोग फिनोटाइपिक रेशियो, तो वो होता है 3:1। और यहाँ पर द्विसंकरण डबल है तो इसको 3:1 इंटू 3:1 कर दो, तो इससे आंसर जो आएगा ना वो आंसर होगा। तो वो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, फिर 3 फिर 3 फिर 1, तो आंसर क्या आएगा? अरे यार, द्विसंकरण का आंसर क्या आएगा? 9 3 3 1। ठीक है, और एकल संकरण का 3:1। इसको 2 बार गुणा करोगे तो द्विसंकरण आ जाएगा। ठीक है, 9 3 3 1। तो आंसर जो ऑप्शन सही जाएगा इसका यहाँ पर, क्योंकि बोला है वो संकरण कैसा एकल की द्वि, एकल है F2 में 3:1। अगर ये पर द्वि लिखा रहता तो 9 3 3 1 चले जाता। ठीक है, चलो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी टेक केयर, रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल।